हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन की सिस्टम अप्रोच पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम थ्री एक्टर थ्योरी पे बात कर रहे हैं, जिसको हम सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन की सिस्टम अप्रोच, इस अप्रोच को प्रोफेसर जॉन टी डनलप ने दिया था और ये जो प्रोफेसर हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इन्होंने अपनी एक बुक 1958 में पब्लिश करी थी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। इस बुक के अंदर इन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिस्टम अप्रोच मॉडल दिया था। अब ये जो सिस्टम अप्रोच जो मॉडल था, वो मॉडल जो है वो टैलकोट पार्सन, जो कि एक सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क दिया था जिसे फंक्शनल इम्पेरेटिव्स भी कहा जाता है। उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन भी क्या है, एक सिस्टम है और ये इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो है वो एक सोसाइटी का एक सब पार्ट है। यानी इंडस्ट्री भी क्या है, एक सोसाइटी है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी हम इंडस्ट्री को कहते हैं, तो ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है। तो जैसे टैलकोट पार्सन ने अपने सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क में सोसाइटी के लिए कुछ फंक्शनल इम्पेरेटिव्स बताए थे, वैसे ही जॉन टी डनलप ने भी जो है वो इस सिस्टम अप्रोच के अंदर कुछ कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स बताए हैं और पूरी अप्रोच को लगभग जो है वो जो फंक्शनल इम्पेरेटिव्स हैं सोशोलॉजी के, उससे मिलता जुलता बताया। तो अब हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की ये सिस्टम अप्रोच क्या है ना। तो जॉन टी डनलप ने इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक सिस्टम कहा है और उन्होंने कहा है कि जब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक सिस्टम है तो इस सिस्टम के अंदर जो है वो कुछ लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला उन्होंने एक्टर्स बताया है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहला एक्टर्स लिखा है। तो इन्होंने कहा है कि एक इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्टर्स। एक्टर्स का मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करते हैं, जो अभिनायक है, जो हीरोज़ हैं। हीरोज़ का मतलब जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एक इंडस्ट्री के अंदर एक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो 3 एक्टर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और 3 एक्टर्स का मतलब इंडस्ट्री में सबसे पहला एक्टर है हायरार्की ऑफ मैनेजर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन सुपरविज़न। यानी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, सुपरविज़न करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर मैनेजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, या हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसका रोल होता है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री का मालिक नहीं होगा, एम्प्लॉयर नहीं होगा, तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करेगी। मालिक है इसलिए इंडस्ट्री का अस्तित्व है। तो इन्होंने कहा कि पहला एक्टर जो है वो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर भी कई बार अपने कामों को सही से करवाने के लिए जो है वो मैनेजर्स को अपॉइंट करता है और मैनेजर्स भी जो है वो एक उस इंडस्ट्री को इफ़ेक्टिवली चलाने के लिए अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं ताकि काम का सुपरविज़न अच्छे से किया जा सके। तो एक्टर्स के अंदर सबसे पहला एक्टर एम्प्लॉयर को बताया है, मैनेजर्स को बताया है और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्टर कहा है। दूसरा एक्टर है इंडस्ट्री के अंदर, वो है वर्कर्स और देयर स्पोक्समैन, या हम कह सकते हैं ट्रेड यूनियन। यानी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स नहीं होंगे, यूनियन नहीं होगी, तो भी इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। एकमात्र एम्प्लॉयर से इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी, इसलिए वर्कर्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इंडस्ट्री के अंदर होता है। वर्कर आएंगे, काम करेंगे प्रोडक्शन करने में, मशीनों के साथ में वर्कर्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इन्होंने कहा कि वर्कर और उनकी यूनियन जो है वो इंडस्ट्री के अंदर दूसरे एक्टर के रूप में अपना अहम योगदान देते हैं। तीसरा एक्टर बताया उन्होंने, डनलप जी ने तीसरा एक्टर बताया गवर्नमेंट एजेंसीज़ को। गवर्नमेंट यानी इंडस्ट्री रिलेशन के अंदर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ और थर्ड पार्टी जो है वो कौन है?
थर्ड पार्टी जो है वो गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री रिलेशन को मेंटेन भी करती है, इंडस्ट्री के अंदर हार्मनी रखने का प्रयास करती है। गवर्नमेंट का काम है रूल्स बनाना, लॉज को बनाना और वर्कर्स और मैनेजर्स के स्पेशली वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाना, ताकि वर्कर जो है वो अच्छी तरीके से काम कर सके और उनको भी सुरक्षा सेफ्टी मिल सके, उनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो ओवरऑल इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो डनलप ने इस मॉडल के अंदर 3 एक्टर्स बताए, जिसमें पहला एक्टर मैनेजर्स, दूसरा एक्टर वर्कर्स और उनकी यूनियन, और तीसरा एक्टर उन्होंने बताया गवर्नमेंट यानी सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान इंडस्ट्री रिलेशंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 एक्टर है, इसमें 2 एक्टर का तो डायरेक्टली कनेक्शन है उस ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें एम्प्लॉयर और वर्कर्स वो तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल है। और गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है, इनडायरेक्ट रोल गवर्नमेंट का होता है, वो रूल्स बनाकर, लॉज बनाकर जो है वो कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का काम करती है। और दूसरा कंट्रीब्यूशन होता है उनकी आइडियोलॉजीज़ का। किनकी आइडियोलॉजीज़ का? इंडस्ट्री के अंदर ये जो एक्टर्स हैं, जो तीनों एक्टर्स हैं, उनकी आइडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और आइडियोलॉजी का मतलब सिस्टम ऑफ बिलीफ्स है, यानी इन एक्टर्स की आइडियोलॉजी किस तरह की है, उनका सिस्टम ऑफ बिलीफ कैसा है, उनके सेंटिमेंट्स कैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। यानी इंडस्ट्री के अंदर जो पार्टीज़ हैं उसमें मैनेजर्स का अलग बिलीफ सिस्टम होगा, तो वर्कर का अलग बिलीफ सिस्टम होगा। दोनों जो है वो अगर डिफरेंट बिलीफ सिस्टम से इंडस्ट्री के अंदर काम करेगी तो क्या होगा, इंडस्ट्री रिलेशंस बिगड़ेंगे, पूरे सिस्टम पर इफ़ेक्ट होगा। तो जॉन टी डनलप का कहना है कि ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, चाहे वो वर्कर हो या मैनेजमेंट हो, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में समानताएं होगी, दोनों के थॉट्स एक जैसे होंगे, आइडियोलॉजीज़ में इक्वालिटी होगी, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो है वो अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो इसीलिए डनलप का कहना था कि एक्टर्स के साथ में आइडियोलॉजीज़ का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस अप्रोच के अंदर होता है। देन तीसरा है रूल्स, यानी इस इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के अंदर जो है वो रूल्स का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अब रूल्स कौन बनाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? रूल्स जो है ये जो एक्टर्स हैं ये सभी मिलकर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल को फ्रेम करते हैं। यानी रूल्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, वर्क नॉर्म से रिलेटेड, इंडस्ट्री के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। तो रूल्स जो है वो इंडस्ट्री के अंदर ये तीनों एक्टर्स मिलकर बनाते हैं। रूल्स चेंज भी होते रहते हैं, और ये जो रूल्स हैं वो बनाने में इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं या जो मैनेजमेंट है, ये दोनों मिलकर इंडस्ट्री में क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, और दोनों अपने अपने व्यूज़ रखते हैं, और उसके बाद में मिल बैठकर दोनों रूल्स को फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर दोनों एक्टर्स की आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंसेस होंगे, थॉट्स में डिफरेंसेस होंगे, तो जो रूल्स बनाए जाएंगे उसमें भी जो है वो एकमतता दोनों पार्टीज़ की नहीं होगी, जिससे कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है वो ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद में आता है कि ये जो पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है, जिसमें एक्टर्स भी हैं, आइडियोलॉजीज़ भी हैं, रूल्स भी हैं, इन तीनों को कुछ कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं या गवर्न करते हैं, ये जॉन टी डनलप ने कहा है। अब ये तीनों फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला कहा है इन्होंने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी डनलप ने कहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनका इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। यानी इंडस्ट्री चाहे वो माइनिंग हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो, उस इंडस्ट्री के अंदर वर्कर किस तरह के हैं और स्पेशली टेक्नोलॉजी किस तरह की है। यानी अगर इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी तो वर्कर भी
एडवांस होंगे और उसी के अकॉर्डिंगली उनका सुपरविज़न भी करना होगा। और अगर जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अभी भी मैनुअल है, मैनुअल तरीके से ये काम होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो वर्कर भी कहीं न कहीं उसी तरह की आपकी इंडस्ट्री के अंदर होंगे। तो इनका कहना है कि टेक्नोलॉजिकल फीचर्स का बहुत ज़्यादा अफेक्ट जो है वो इंडस्ट्री पर भी होता है और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है उसको भी ये जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो डिस्टर्ब करेंगे। तो इनका मानना है कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अफेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम पर हो सकता है। हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में भी इंडस्ट्री रिलेशंस पे बात कर सकते हैं कि इंडस्ट्री रिलेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर एआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, तो नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर आएगी, तो उसका अफेक्ट जो है वो वर्कर्स पर भी होगा और मैनेजमेंट पर भी होगा। हो सकता है कि वर्कर्स जो है वो उन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट ना करें। अगर रॉबोट ही जो है वो सारे वर्कर्स का या मैक्सिमम वर्कर्स का काम एक रॉबोट कर रहा है, तो इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा वर्कर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स के मन में भी एक तरह का जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी आ सकता है कि अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट जो है वो वर्कर्स के माइंडसेट पर भी होगा, और अगर माइंडसेट पर होगा या बिलीफ सिस्टम पर उसका अफेक्ट होगा तो जो है वो आइडियोलॉजी पर भी डिफरेंसेस होगा, अफेक्ट होगा, और उससे जो है वो रूल्स में भी बदलाव होंगे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर्स है उसका अफेक्ट भी जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम की जो तीनों जो फीचर्स हैं उस पर होगा। सेकंड है मार्केट और बजट कंस्टेंट। इन्होंने कहा है, जॉन टी धनलम ने कहा है कि इसमें जो आपकी इंडस्ट्री का जो मार्केट या जो बजटरी कंस्टेंट है, इसमें इन्होंने बताया है कि आपकी कंपनी किस तरह की है, यानी मार्केट में आपकी कंपनी किस तरह का कंपटीशन फेस कर रही है। क्योंकि इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मार्केट में होती है, तो वहाँ पर मार्केट में उस इंडस्ट्री का एक इमेज बनता है कि वो किस तरह की इंडस्ट्री है। यानी आपकी इंडस्ट्री जो है वो हो सकता है कि मार्केट में प्योर कंपटीशन फेस कर रही हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो अकेली इंडस्ट्री ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, मोनोपोली वाला कंपटीशन क्रिएट कर रखा है, आप ही सर्वस्व हैं और आपके अलावा दूसरी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो ओलिगोपोली या मोनोपोली जैसी कंपटीशन में है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस तरह का कंपटीशन इंडस्ट्री फेस कर रही होगी वैसे ही इंडस्ट्री ही जो है वो मार्केट में उसका स्टेटस भी होगा और उतना ही उसको फ़ायदा भी होगा, है ना। अगर मोनोपोली आपकी इंडस्ट्री ने क्रिएट कर ली है तो डेफिनेटली आपकी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी हो रहा है, आपका बजट अच्छा होगा। और जब इंडस्ट्री का बजट अच्छा होगा तो वर्कर्स जो है उनको अच्छा पे किया जाएगा, वर्कर खुश होंगे, रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाए जाएंगे दोनों मिल बैठ कर बनाएंगे, क्योंकि वर्कर काम कर रहे हैं इसीलिए इतना ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री को बेनिफिट भी मिल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन कैसी है और उस मार्केट की सिचुएशन में आपकी इंडस्ट्री कहाँ पर स्टे कर रही है उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है और उसी से आपकी इंडस्ट्री रिलेशन सिस्टम पर भी अफेक्ट होगा। यानी जब भी जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट से बार्गेनिंग करते हैं तो बार्गेनिंग के दौरान मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स की डिमांड को तभी सुनता है, उस समय वो ये देखता है कि उसकी इंडस्ट्री का टाइम कैसा चल रहा है और मार्केट की सिचुएशन कैसी है। अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छी है तो मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स की बात भी सुनता है, डिमांड भी सुनता है और उनके फेवर में जो है वो सारे बेनिफिट्स या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने के लिए एग्री हो जाता है, तो उससे इंडस्ट्री रिलेशन अच्छे भी रहेंगे। सो यहाँ जॉन टी धनलप ने यही कहा है कि इंडस्ट्री रिलेशन सिस्टम जो है वो टोटली अफेक्ट ये भी करता है कि आपकी इंडस्ट्री का मार्केट में इमेज कैसा है और आपकी इंडस्ट्री का बजट का जो फैक्टर है वो कितना अफेक्ट हो रहा है। अब लास्ट थर्ड फैक्टर है लोकस ऑफ कंट्रोल,
यानी जॉन टी डनलप हैं, इनका कहना है कि तीसरा फैक्टर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इंडस्ट्री रिलेशन सिस्टम को, जिसमें इन्होंने बताया कि लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है। कंट्रोल का मतलब आपकी सोसाइटी में कंट्रोल किसके पास में है, यानी जिसके पास कंट्रोल ज़्यादा होगा तो जो भी रूल्स बनेंगे वो सभी जो है वो एक पार्टी के फेवर में बनेंगे या एक पार्टी के कंट्रोल में वो सारी चीज़ें रहेगी। तो लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब इंडस्ट्री रिलेशन में है कि इंडस्ट्री रिलेशन सिस्टम के अंदर जो है वो पावर किसके पास में है, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है इंडस्ट्री के अंदर। यानी अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो कैपिटलिस्टिक है, इट मीन्स जो एम्प्लॉयर है उसके पास में पूरा कंट्रोल है, वर्कर के पास में बिल्कुल भी पावर नहीं है, तो वहाँ पर पावर जो है वो एम्प्लॉयर के पास ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो कैपिटलिस्टिक है। तो सारा कंट्रोल किसके पास रहेगा, एम्प्लॉयर के पास रहेगा। तो जो भी रूल्स बनेंगे वो एम्प्लॉयर अपने अकॉर्डिंगली वो रूल्स बनाएगा। इसके अलावा जनरल है, तो अगर पावर वर्कर्स के पास में ज़्यादा है तो जो भी नियम बनेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग के दौरान, जब भी कोई भी रूल्स बनेंगे, नियम बनेंगे, तो वर्कर के फेवर में नियम जो है वो ज़्यादा बनाए जाएंगे या इक्वल रूल्स होंगे, जिसमें कंट्रोल जो है वो वर्कर का भी होगा और मैनेजमेंट का भी जो है वो होगा। तो बैलेंस इंडस्ट्री चलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो है वो एकदम समानता के साथ में चलेगा। तो यहाँ जॉन टी डनलप ने जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस सिस्टम को समझाने के लिए एक पूरी सिस्टम अप्रोच बताई। यानी डनलप ने कहा कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले तो हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के अंदर मेन पार्टीज़ कौन है उनको देखना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने एक्टर्स के बारे में बताया कि एक्टर्स कौन होंगे इंडस्ट्री के अंदर। तो एक्टर्स के अंदर हमारे वर्क मैनेजर, एम्प्लॉयर, वर्कर और उनकी यूनियन और गवर्नमेंट, इन तीनों के लिए बताया कि ये इंडस्ट्री के मेन एक्टर हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर इन एक्टर्स की आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंसेस होंगे तो इंडस्ट्री रिलेशंस अफेक्ट होगा। फिर इन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री रिलेशन सिस्टम को चलाने के लिए रूल्स बहुत ज़रूरी है, तो ये जो रूल्स बनाएंगे वो तीनों पार्टीज़ बनाएगी। अगर इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस होंगे तो रूल्स भी अफेक्ट करेंगे। और ये पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को ये 3 फैक्टर्स और ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, मार्केट फैक्टर्स भी हैं और लोकस ऑफ कंट्रोल भी है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर पावर जो है या कंट्रोल किसके पास में है।